Hi everyone, hope you are all doing great. I am here with yet another video which is going to be on Dalit movements. It is a topic, a very important topic under the subject code MPSC 007, social movements in politics in India. So we are going to cover this topic in this video, Dalit movements, and I'll be trying to explain this concept within 10 minutes so that it is easy for the students to revise. So I'll be bilingual in this so that it is much more easier for the people who are more comfortable in Hindi to understand, and I'll be better in explaining even because I'll be a little more expressive in Hindi. So yeah, Dalit movements. I had written it somewhere. Wait. So I have just I'll tell you my method. How do I learn and how do I represent? I'll just be telling in this video how do I learn a simple topic. So what I do is like the title here in this video is the Dalit movements, right? So दलित मूवमेंट्स के अंडर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 हेडिंग्स याद करूँगा, राइट? जो मेन हेडिंग्स होगी, मेन थीम्स होगी, 5 से ज़्यादा मैं उन्हें याद नहीं करूँगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे when you go to an exam and it is a 2-hour exam, you don't have much time to write there, and per hour if you'll calculate you just get how much around 24 minutes to write every answer, right? So ज़्यादा याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट इट इज़ कि आप रेलिवेंट थोड़ा याद कीजिए और वो पेपर पे प्रोड्यूस करके आ सके, राइट? तो उतना ही मैं याद करता हूँ. एक मेन थीम में 5 पॉइंट्स, 5 एक मेन थीम में जैसे दलित है तो दलित मूवमेंट्स में मैं 5 पॉइंट याद करूँगा. 5 पॉइंट्स भी अगर नहीं है तो मैं 3 का रेशो रखता हूँ. 3 पॉइंट्स याद किए, फिर 3 के आगे और 3 याद किए, बस दैट्स इट. लाइक अभी आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज. तो दलित मूवमेंट्स में ओनली 3 थिंग्स, 3 पॉइंट्स हैं. तो 3 पॉइंट्स क्या हैं देख लीजिए, ये देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए. तो द फर्स्ट पॉइंट इज हु आर दलित्स, द सेकंड इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स, थर्ड इज बहुजन समाज पार्टी. तो बात करते हैं हु आर दलित्स. दलित्स के अंडर क्या सब पॉइंट्स है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? हु आर दलित्स. नंबर 1, दलित है क्या है? दलित इज़ अ मराठी वर्ड विच मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस. और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ सेम एग्ज़ाम आफ्टर फ्यू डेज, सो मेरा भी रिविजन हो जाएगा एंड मे बी इन अपकमिंग ईयर्स दिस वीडियो विल बी ऑफ सम हेल्प टू दिस न्यू स्टूडेंट्स. तो मराठी वर्ड है विच मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस, राइट? द सेकंड थिंग इज डेमोग्राफी. Dalits in India are around 15 to 16% of the Indian population. Third is economic and social status. क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस जो है बहुत पुअर है दलित्स का, और जो गांव में है रूरल एरियाज़ में वो है एग्रीकल्चर लेबरर्स, और शहर में वो है पेड वर्कर्स जिनको वेजेस मिलती है ऑन अ डेली बेसिस, राइट? तो ये है, आप देख लीजिए दलित्स के जो कीवर्ड है सबसे पहले टॉपिक में, कीवर्ड देख लीजिए, ठीक है? फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स की. पॉलिटिकल तो आपको पता ही है पॉलिटिकल क्या होता है, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. एंड मोबिलाइजेशन का क्या मतलब है? मोबाइल आप समझते हैं, व्हाट इज़ मोबाइल? मोबाइल का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सके. तो यहाँ पे जो मतलब है मोबिलाइजेशन का, इट इज़ टू जो लोग हैं लोगों को एक टारगेट के प्रति कैसे जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा करते हैं और ये कैसे मूवमेंट चली. तो इसकी भी बात होगी यहाँ पे. इसमें सेकंड हमारी जो हेडिंग है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स में, तो इसमें है जो सब हेडिंग्स हैं उस पर बात करते हैं. प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ है? प्री इंडिपेंडेंस में ज्योतिराव फुले जी ने ट्राई किया टू मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए, बट ही हैड लिमिटेड सक्सेस. तो उसके बाद बी आर अम्बेडकर in the 1920s he started articulating for the scheduled castes
और दलित्स के राइट के लिए ये जो है बात उठाने लगे, बट इनका जो कांग्रेस के साथ था वो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर जी ने, चलो मैं आपको पॉइंट पॉइंट वाइज ही बताता हूँ। पहला पॉइंट, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, पहला पॉइंट जो इसमें है, पहला पॉइंट है ज्योतिराव फुले के ऊपर, है ना। ज्योतिराव फुले का क्या है, ज्योतिराव फुले ने क्या किया कि इन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की, बट ही वॉज नॉट सो सक्सेसफुल। द सेकेंड वन इज़ बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया है कि वो 1920 से लेकर, वैसे तो उससे पहले से भी, बट 1920 आप लिख सकते हैं कि उसके बाद इन्होंने आर्टिकुलेटिंग द जो इश्यूज़ थे दलित्स के, उनको आर्टिकुलेट करना शुरू किया। बट कांग्रेस के साथ उनका जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड रहा, तो फिर फर्दर ऑन क्या किया था। थर्ड पॉइंट इज़ जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दैट वाज ILP, द इंडियन लेबर पार्टी, जो उन्होंने बनाई। एंड AISCF, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये दोनों चीज़ें बनाई, राइट। अब बात होगी पोस्ट इंडिपेंडेंस की, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात होगी। यहाँ देख लीजिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ इस मूवमेंट में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहला पॉइंट है इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन जो हुए 1946 के एंड 1951 में। उसमें जो है क्या बोलते हैं, आपकी पार्टी थी जो AISCF, इनको जो है हार मिली ज़्यादा, पॉलिटिकली जो है इनको सब मतलब जीत नहीं मिल पाई। तो भीमराव अम्बेडकर जी को जो है अदर कुछ ऑल्टरनेटिव सोचने पड़े, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस। द सेकंड इज़ 1956 में भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ हो गई, और उसके बाद जो ये AISCF है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो ये चेंज होके RPI बन गया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। और ये सेकंड पॉइंट ही मैं बात कर रहा हूँ। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंडर क्या है, फिर इसके आप कुछ बता सकते हैं। जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी, ये महाराष्ट्र और UP में बेस्ड थी। और इसमें ये इन्होंने क्या किया कि जो उस टाइम पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए, बट दैट वाज दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू अ मास मूवमेंट। एंड उसके बाद बात होगी कि और क्या बात है इसमें, ठीक है। ऑलराइट, फिर पॉलिटिकल पोस्ट इंडिपेंडेंस हो चुका है। फिर अब बात है तीसरे पॉइंट पे, वाई लिमिटेड सक्सेस क्यों मिला इसे। तो लिमिटेड सक्सेस, जो पूरी मूवमेंट थी, इसे लिमिटेड सक्सेस इसलिए मिला कि 3 सब पॉइंट्स है इसमें। नंबर 1 इज़ नो इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी, सेकंड इज़ वीक ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड इज़ कांग्रेस का क्या, कि कांग्रेस अपील्ड टू a broad section of society which even included Dalits. तो जो Ambedkarite parties थी, it was difficult for them to establish themselves and gain the votes from the Dalits, right. तो इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वीक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चले रहे पार्टी के अंदर, उस वजह से वीक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और नो इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी में ये है कि अलाइंसेस कैसे फॉर्म करने हैं वो नहीं पता था अम्बेडकर राइट पार्टीज़ में, तो इस वजह से जो है उन्हें पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिल पाई, राइट। फिर अब हम आगे चलेंगे, द थर्ड हेडिंग विच वी हैव अंडर द मेन थीम विच इज़ द बहुजन समाज पार्टी, राइट। तो बहुजन समाज पार्टी का क्या है, यहाँ देखिए, जस्ट 1 मिनट इज़ लेफ्ट। बहुजन समाज पार्टी में क्या है, 3 चीज़ें। नंबर 1, फाउंडेशन में कांशीराम जी ने पार्टी बनाई 1984 में। और द फर्स्ट पॉइंट है ना, फाउंडेशन में कांशीराम जी ने पार्टी बनाई 1984 में, बनाई है पार्टी। उसके बाद कांशीराम जी ने S4 के नाम से, उससे पहले एक्चुअली पार्टी तो 1984 में बनी, बहुजन समाज पार्टी विच इज़ BSP, पर उससे पहले जो है आपका S4 का गठन हुआ। S4 इज़ द दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो ये है S4, जिसका गठन पहले हो गया था 1984 से। और इसमें फाउंडेशन में और क्या है, तो यही थी बेसिकली फाउंडेशन, किसने पार्टी बनाई है, कांशीराम जी ने।
तो आइडियोलॉजी की बात करेंगे दूसरे पॉइंट में. आइडियोलॉजी क्या है बहुजन समाज पार्टी की? नो इकोनॉमिक प्लान है सच. कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इनके पास प्लान नहीं है, पर सोशल जस्टिस चाह रहे हैं कि सोशल जस्टिस मिले. द फर्स्ट थिंग आइडियोलॉजी में, राइट? सोशल जस्टिस. और इकोनॉमिक प्लान उनके पास कोई ऐसा सॉलिड नहीं था, पर चाहते थे कि सोशल जस्टिस मिले और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है वो जो है हट जाए, राइट? आइडियोलॉजी में एक चीज़ ये है. फिर और क्या है आइडियोलॉजी में? आइडियोलॉजी दूसरी बात ये है कि ये इंस्पायर किससे हुआ है? इंस्पायर हुए हैं ये तीन बंदों से. तीन, सॉरी टू से, बंदे नहीं है, महान पुरुष हैं. आपके बी आर अम्बेडकर जी, पेरियार, एंड देयर इज़ वन मोर नेम, ज्योतिराव फुले. तो इन लोगों से इनकी जो आइडियोलॉजी है ये इन्फ्लुएंस्ड है. एंड व्हाट एल्स इज देयर? द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक नाउ, शॉर्टकमिंग्स में क्या है बहुजन समाज पार्टी की जो शॉर्टकमिंग्स है? हाँ, आइडियोलॉजी में मुझे थर्ड पॉइंट याद आ गया. आइडियोलॉजी के अंदर इनका जो फेमस एक स्लोगन मैं आपको बताता हूँ, वो है विच इज़ एजुकेट, गैदर एंड प्रोटेस्ट, कुछ ऐसा करके है. अब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट राइट. तो शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं. थर्ड पॉइंट, शॉर्टकमिंग्स क्या थी बीएसपी की शॉर्टकमिंग्स? नंबर 1, पहली बात है जोग्राफिकल जो है इनका, जोग्राफिकल रिस्ट्रेंट. दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूपी, दे आर पावरफुल इन यूपी, बट दे हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन अदर स्टेट्स. ऑलराइट. फिर बात है और क्या शॉर्टकमिंग्स है? दूसरी है लीडर सेंट्रिक. दूसरा पॉइंट लीडर सेंट्रिक मायावती जी है एंड काशीराम जी है. तो उसमें क्या है? इंटरनल डेमोक्रेसी इट लैक्स. ओके. एंड द थर्ड थिंग इज शॉर्टकमिंग्स में लीडर सेंट्रिक, और क्या शॉर्टकमिंग है? हाँ, एंड द थर्ड शॉर्टकमिंग इज़ दैट कि जो सोशल, इनका जो सोशल बेस है वो भी कम है. सोशल बेस में दे आर मेनली फोकस्ड ऑन, जो दलित ग्रुप है उसमें भी ऑन चमार्स एंड वन मोर कम्युनिटी. पर जो दूसरे भी हैं दलित ग्रुप्स हैं, जैसे मुझे उनके याद नहीं आ रहे नाम, तो वो उनको अकोमोडेट नहीं किया है इन्होंने. तो इसलिए मतलब सब पे जो है इतना इन्फ्लुएंस नहीं है. मतलब जितने भी दलित और ग्रुप्स हैं उन पे इनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है. तो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि ऑल दो इसमें बहुजन समाज पार्टी को धीरे धीरे सक्सेस मिला, बट 1980s में इट वाज बहुत हीरोइक टाइप से ये पार्टी बनी. और जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया ऑफ दलित्स, इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है बीएसपी का. एंड प्रेजेंटली आपको पता है मायावती जी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम the Chamar community in this. Yeah, so this was it. If it was of some help, so I think it would be great for you. So thank you.